तो भाई देखो, हम लोगों ने 11 शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था कल की क्लास में। वी स्टार्टेड 11 शेड्यूल, जो कि पंचायत से डील करता था, एंड वी कंप्लीटेड दैट। लेकिन उसमें हमने सिर्फ अभी तक हमने उसमें कमिटीज के कुछ नाम लिखे थे, एंड उसके बाद हमने कुछ पंचायत का टॉपिक स्टार्ट किया था। आई टोल्ड यू अबाउट दी 29 आइटम्स लास्ट में। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसी में 243 आर्टिकल में, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक भी पॉइंट्स हैं, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट था वो 1992 का। तो इस एक्ट में क्या क्या बातें थी, मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी, और वो आपको याद रखने, क्योंकि इस पे यूपीएससी भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है भाई। तो 73rd जो नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, क्योंकि हमें पंचायत थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, बाकी आप म्युनिसिपैलिटी को डिटेल में नहीं पढ़ोगे क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट पंचायत से क्वेश्चंस आते हैं। तो पंचायत में 73rd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको, हमने कंप्लीट डिस्कस नहीं किया था। तो इसमें देखेंगे भाई क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एक्ट के अंदर। फाइनली जो है ये बोल दिया गया था कि 3 टियर सिस्टम रहेगा। ठीक है भाई, 3 टियर सिस्टम। टियर का मतलब होता है लेवल्स। 3 लेवल में सरकार रहेगी जो पंचायत में डील करेगी। कौन कौन से 3 लेवल रहेंगे? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, सबसे ऊपर, फिर इंटरमीडिएट, और फिर विलेज लेवल। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा जिला परिषद, इसमें हो जाएगा ब्लॉक समिति, और विलेज पे हो जाएगा ग्राम सभा। अब देखो भाई, क्वेश्चन आता है इन तीनों में से फाउंडेशन क्या है। अगर ये तीनों ही ऑप्शन में लिखे और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाउंडेशन क्या है, ग्राम सभा। तो आपका आंसर ग्राम सभा रहेगा। ठीक है, ग्राम सभा is the foundation. यस। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी को कनेक्ट करने में दिक्कत तो नहीं हुई थी? सबका कनेक्ट इजीली हो गया? नहीं मैम, मुझे नहीं हो गया ये। थोड़ा टाइम लगा था मैम, लेकिन हो गया था। ठीक है, ठीक। मैं 5 मिनट से वेट कर रहा था। अच्छा, तुम्हें दिक्कत हुई थी क्या? जी मैम। मे भी यार कोई प्रॉब्लम होगी, चलो कोई ना, हो गया अब तो कनेक्ट, आगे देखते हैं। 3 टियर सिस्टम का मुझे तो फाउंडेशन पूछता है पहले तो ग्राम सभा। मैं पहली की क्लास में भी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर ओके, ज्वाइन ही नहीं कर पाया। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिसको भी ऐसा कोई इशू आया है तो। ठीक है, क्योंकि पहले की क्लास में तो सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। मैं चलिए, भी प्रेजेंट था, लेकिन बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया सब। अच्छा, ओके। आगे देखेंगे भाई, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के ऊपर। रिजर्वेशन का मतलब है कि सीट्स का कितना रिजर्वेशन रहेगा। देखिए भाई, एससी और एसटी के लिए सीट्स का रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है। जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से सीट्स का रिजर्वेशन होगा, एससी और एसटी का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यूपीएससी ने क्या पूछा था वुमेन के ऊपर? वुमेन की सीट्स का भाई ऐसा हिसाब है 1/3। पॉपुलेशन नहीं देखेंगे, 1/3 ऑफ टोटल सीट्स। जितनी भी सीट है वहां पर, उसका 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एससी एसटी का रिजर्व नहीं है, मतलब उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे किया जाएगा। कहाँ कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, तो जहां पे कम ज्यादा होगी उस हिसाब से रिजर्वेशन किया जाएगा। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, फिर इसके बाद इनका टर्म क्या होता है, टेन्योर कितना है? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। जिस दिन इनकी पहली मीटिंग रही है उस डेट से अगले 5 साल तक ये जो है पंचायत रहती है। और पंचायत के इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शंस की किसकी होती है? स्टेट इलेक्शन
कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है और किसी की नहीं होती, सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। ठीक है, और इनको पैसे देने की जिम्मेदारी, फंड्स एलोकेशन, फंड मतलब पैसा, फंड्स को एलोकेट कौन करता है, इनको पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है, स्टेट State Finance फाइनेंस Commission. कमीशन। ये है ना फैक्चुअल क्वेश्चन और सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं, मतलब 1-to-1 क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। और इनके फंड्स एलोकेशन और पंचायत लिख लेना। उसके अलावा इनके अकाउंट्स को ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट की। ठीक है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ये सब आपको याद रखना है। मैम काइंडली रिपीट फंड्स एलोकेशन ऑफ पंचायत। फंड्स का मतलब होता है कि पंचायत को वर्क करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कौन देता है, उनको पैसे की उपलब्धि कौन कराता है। सो उनको फंड्स की और पैसों की उपलब्धि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई गई है सेपरेटली, वो यहाँ पर उनके लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये उन्हीं को, उनके थ्रू यहाँ से इनको फंड्स को एलोकेट किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जितना जितना बता रही हूँ सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मैम लास्ट वाला पॉइंट दिखाना। लास्ट पॉइंट दिखा रही हूँ मैं, नेक्स्ट शीट लगा रही हूँ। अकाउंट्स को ऑडिटिंग मतलब उनके अकाउंट्स में कितना पैसा आया है, कितना गया है, कहाँ पे लग रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीजें अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए दैट इज डन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो करती है ये चीज। तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंट्स, ये ऐसे ऐसे होता है। अब देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब ये पंचायत का एक्ट आया था 1992 में, उस समय कुछ एरिया को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, हटा देना। तो कुछ एरिया में ये अप्लाई किया गया था, कुछ एरिया में अप्लाई नहीं किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से एरिया में नहीं किया गया था मैं लिखवा देती हूँ। ये मिजोरम, नागालैंड, ये उस समय की बात है, मेघालय, इन एरियाज में एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, और साथ ही साथ जहां पर दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग कौन सी स्टेट में है भाई, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वहां पर ये उन जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये एक्ट। लेकिन फिर बाद में इसी एक्ट को एक नया एक्ट बना के पेश किया गया, उस एक्ट का नाम है पीसा। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस ने पूछा है इस बार कि व्हाट डज पीसा इंक्लूड्स, मतलब पीसा क्या है। मैं पहले फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पंचायत, जो कल छोड़ा था ना जहां तक, वहीं से। जी। ये है भाई इसकी फुल फॉर्म, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ये कब आता है, 1996 में। एक एक्ट है पीसा एक्ट, मतलब जहां जहां पे पहले एग्जेम्प्टेड था वहां वहां पे इसको बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पीसा क्या चीज है। पीसा का मतलब कोई पैसों से बात नहीं हो रही, कुछ और नहीं है। पंचायत का एक्ट, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। पंचायत जब यहाँ जो चीज यहाँ पे एक्सक्लूड की गई थी, यहाँ पर वो चीज वापस से इंक्लूड कर दी 4 साल बाद, क्योंकि ये 1992 में आया था, ये 1996 में आया था, तो 4 साल बाद इसमें इंक्लूड करा दिया गया। तो ये था पंचायत के लिए। बाकी कुछ और पॉइंट, अगर आपको पंचायत के इलेक्शंस लड़ने हैं तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए आपकी, 21। ठीक है, आपको पंचायत के इलेक्शंस लड़ने के लिए खड़ा होना है, खड़े हो सकते हो, पर आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ये चीजें सारी पूछ ली जाती है। ठीक है, सारा कुछ जो लिखा है सब इंपॉर्टेंट है।
पंचायत के ऊपर। मैम ये जो स्टेट्स है ये इनमें ये एग्जाम्प्ट हुआ है? हाँ, हुआ था 1992 में, लेकिन इस एक्ट के थ्रू ये पूरा पंचायत का सिस्टम इन स्टेट्स में भी इंक्लूड करवा दिया गया। ओके। तो अब तो हर जगह ही। मैम दार्जिलिंग भी इसी में आएगी, मतलब आपने बोला ना दार्जिलिंग एग्जाम पहले एक्सक्लूड था, अब इंक्लूडेड है। मैं पहले जेएंड की भी था ना एक्सक्लूड, फिर होगा हाँ, रिओर्गेनाइजेशन वो एक्ट भी के इंक्लूड, तहत। आपको पता ही है नया पंचायत एक्ट आया, सब कुछ इंक्लूड करा दिया गया था। ठीक है भाई, तो पंचायत में जितना कल और आज पढ़ा है यही पढ़ना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना। बाकी जम्मू कश्मीर का पंचायती राज एक्ट पढ़ेंगे, उसमें बाकी चीजें कवर करेंगे, तो आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसी में रहिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा, नहीं है फायदा, इतना ही आता है एग्जाम। फिर लास्ट आता है भाई 12th शेड्यूल, जो कि किससे डील करता है, म्यूनिसिपैलिटीज। और ये म्यूनिसिपैलिटीज पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके ऊपर भी, म्यूनिसिपैलिटी पे क्या पढ़ना होता है, क्या चीजें हैं, हल्का सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। ये कौन से एक्ट के थ्रू आया, 74th अमेंडमेंट एक्ट, अगेन 1992, सेम ही ईयर में आया था ये। जैसे पंचायत गांव में होती है, ये अर्बन एरियाज में होती है, शहरों में होती है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं इसको, ये शहरों में बनाई जाती है। ठीक है, और अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, नगर पालिका, नगर निगम, सबके अलग अलग नाम है, कुछ है नहीं, सेम ही बात है, पर है अलग अलग नामों से। पहली बार इंडिया में कब बनाई गई थी, बहुत पुरानी बात है, लिख लो, फर्स्ट टाइम 1688 में मद्रास में बनाई गई, पहली बार। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते इसको इंक्रीज कर दिया गया, और इस पूरे में जो है आपको कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बाकी कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए इसके अंदर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आती हैं, म्युनिसिपैलिटी जो कि छोटे छोटे शहरों के लिए काम करती है, छोटे छोटे एरियाज के लिए काम करती है। ठीक है, बस ये मत पढ़िएगा, इस पे कोई क्वेश्चन ना यूपीएससी कभी पूछी है ना और एग्जाम्स में आते हैं, बहुत बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। सो इसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसमें आपको एक पॉइंट में लिखवा देती हूँ, ये 3 लेवल होते हैं। एक होता है म्युनिसिपल काउंसिल, जो कि बहुत छोटे एरिया के लिए बनाई जाती है, स्मॉल अर्बन एरिया। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे दिल्ली में है, दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी बहुत बड़े लेवल पे, उसे कहते हैं हम, वो बनाई जाती है लार्जर अर्बन एरिया के लिए, पूरे एक बड़े एरिया के लिए। और नगर पंचायत भी एक कंपैरेटिवली छोटा एरिया, मतलब म्युनिसिपल काउंसिल और कॉर्पोरेशन के बीच का जो एरिया हो गया ना, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, तो एक आप कह सकते हो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है उसके लिए नगर पंचायत। तो 3 लेवल्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे आपने अभी इसमें पढ़ा ना, यहाँ पे ये 3 लेवल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी पॉपुलेशन एंड लेवल, सेम ऐसे ही यहाँ पे पॉपुलेशन के बेस पे ये 3 लेवल होते हैं, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बस इसमें यही पढ़ना है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, और आपसे इतना एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम कि मैंने नहीं कराया तो आप खुद करने बैठ जाओ, नो यूज, कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, सो ये तो था अपना। हाँ बोलिए। रिपीट करना, मैंने अभी ज्वाइन किया। रिपीट में आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है, जिसका रह गया मैं एक बार समरी बता देती हूँ पूरे की। हम लोगों ने 12 शेड्यूल्स तक कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने पंचायत का डिटेल में किया क्योंकि पंचायत थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आफ्टर दैट हमने इसके अंदर पूरा पंचायत के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखे कि पंचायत को पैसा कौन देता है, पंचायत का टर्म क्या होता है, पंचायत के अकाउंट्स को ऑडिट कौन करता है, पंचायत के इलेक्शंस कौन कराता है, रिजर्वेशन कितनी होती है, कितने लेवल पे होती है। ठीक है,
और एक पीसार ईयर्स, कितनी मिनिमम एज है अगर आपको इलेक्शंस लड़ने हैं तो। फिर अपने सबसे सिंपल टॉपिक स्टार्ट किया म्युनिसिपैलिटी, जो कि आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 3 लेवल की होती है म्युनिसिपैलिटी में। मैम लास्ट वाला रिपीट कीजिए। लास्ट वाला पॉइंट ये है कि म्युनिसिपैलिटी में मतलब म्युनिसिपल म्युनिसिपैलिटी जो है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भारत में ऐड की गई। और जैसे गांव में पंचायत होती है ऐसे ही शहरों में म्युनिसिपैलिटी होती है। और म्युनिसिपैलिटी जो है वो शहरों की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले या फिर कल की क्लास में पढ़ा था कि पंचायत में कितने नंबर ऑफ आइटम्स है 11 शेड्यूल में, कल लिखवाया था मैंने आपको 29, है ना। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी के अंदर 18 आइटम्स आते हैं। एक एरिया की, एक शहर की बस स्टैंड बनवाना, पार्क बनवाना, स्ट्रीट लाइट्स करवाना, गलियों को बनवाना, रोड नहीं कह रही मैं, बाहर की सड़कें नहीं, गलियों को, स्ट्रीट्स, सिवर का सिस्टम देखना, पानी का ड्रेनेज सिस्टम देखना, गड्ढे को कवर अप करवाना, सबने सुनी ना ये चीजें। तो ये सारी जो चीजें होती है ना यार, ये सब काम म्युनिसिपैलिटी की होते हैं। स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स बनवाना, डिस्पेंसरीज खुलवाना, ठीक है, ऐसे काम म्युनिसिपैलिटी करती है। और एरिया वाइज 3 तरीके की डिवाइड की गई है। सबसे छोटे लेवल पे म्युनिसिपल काउंसिल, कम एरिया के लिए। उसके बाद इससे बड़े एरिया के लिए नगर पंचायत, और फिर तीसरे सबसे बड़े एरिया के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो 3 एरिया में 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन दी पॉपुलेशन एंड नेचर ऑफ दी वर्क। उसके हिसाब से डिवाइड किया गया, हर शहर में ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है सिर्फ म्युनिसिपैलिटी में, बाकी आपको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैम ये किस आर्टिकल के अंदर आता है म्युनिसिपैलिटी? ये 243 लिखवाया था मैंने, 243 में इसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी ओ के बाद जैसे वो ओ खत्म हुआ था ना वहां पर, ये 243 पी से शुरू हो जाएगा से 243 जेड जी तक। 243 से 243 ABCD करते करते ओ तक पंचायत है, और ओ के बाद आता है पी से लेके ZG तक म्युनिसिपैलिटी। क्लियर मैम हुआ ये भाई? म्युनिसिपैलिटी में ये नगर पंचायत जो है, पंचायत क्यों आता है इसमें मैम? ये क्या है नगर पंचायत? थोड़ा वर्ड लिखा एक्सप्लेनेशन दे दो है इसमें। इसमें, सिर्फ ये वर्ड यूज किया गया। मैंने बताया ना इसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये एक नाम नहीं है, देयर आर सो मेनी नेम्स। ये तो सिर्फ 3 ऐसे नेम बताए मैंने जो एक्चुअली में ज्यादा यूज किए जाते हैं, बल्कि इसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह मेयर कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। सो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो एक यहाँ पर बस एक नाम है रख दिया गया है, नगर पंचायत। जैसे शहरों में पंचायत, वैसे नगरों के अंदर, नगर का मतलब क्या होता है? शहर। शहरों की पंचायत को म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। बस यही है इसका नाम, राइट। नगर निगम, नगर पालिका, अलग अलग नामों से जानते हैं इसको हर जगह पे। तो ये इसका एक अनदर नेम की फॉर्म में है, राइट। सो मैम ये वी हैव 29 आइटम्स क्या हैं आपने लिखा है ना वहां पर? ये 29 कल लिखवाए थे ना, 29 आइटम्स पंचायत के 11th शेड्यूल में है। ओके ओके ओके। याद आ गया? मैम इसमें हेड कौन होता है? इसमें तो देखो भाई, हेड। एक मेयर, मेयर एक नाम सुना होगा आप लोगों ने। म्युनिसिपल काउंसिल में मेयर हेड होता है। मेयर की एक पोस्ट बनाई गई है और उसको हेड बना दिया गया है। और बाकी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह की, इनमें मेयर बनाए जाते हैं, किसी में हर जगह अलग अलग है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये रखना है। मेयर्स होते हैं, या किसी किसी जगह पर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या म्युनिसिपल कमिश्नर, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, ऐसे पोस्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, इन सबके हेड पे वैसे एक बनाया जाता है मेयर। जी मैम, जो मेयर होता है ये किसी पार्टी से या कोई आईएएस अफसर? IAS ऑफिसर होते हैं ये। ये सब कुछ डिसाइड करना कौन होगा, ये डिसाइड करती है स्टेट लेजिस्लेचर, डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। मेयर जो है वो अपने हिसाब से चूज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, IAS ऑफिसर होता है ये।
तो उन्हीं को चूज किया जाता है। मैम, is it elected through election or through government authority? ये जो है चूजन किया जाता है नहीं, ये कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं इसके लिए, पीपल द्वारा चूज नहीं किया जाता। But in J&K it was elected. देखिए हर एक का अपना अपना जो है यहाँ पे स्टेट इलेक्शन वाइज होता है। अलग अलग है। मैं ये बता रही हूँ उस एक्ट के हिसाब से जो 74th एक्ट आया है, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड है क्योंकि उस एक्ट में लिखा है, जबकि हम जो पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं 74th एक्ट। 74th एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है, मेयर यहाँ पे इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। काउंसिल के मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, उन काउंसिल्स में से एक पर्सन को चूज किया जाता है, वो मेयर बनता है, और वो मेयर इलेक्टेड नहीं होता, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो इसको हम लोग चूज नहीं करते, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। चलिए, मैं आपको शेड्यूल्स पे भी क्वेश्चन आज भेजूंगी, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है शेड्यूल्स वगैरह, उस पे आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं आप लोगों को अभी ही क्वेश्चन भेज दूंगी इसके ऊपर, सो दैट आप लोग इसको आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो हाँ भाई, मैं तुम लोगों को अभी भेज रही हूँ, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आई सेंट यू क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप, राइट। देखिए मेंबर्स का नंबर फिक्स नहीं है, और ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, अपना इस पे टाइम वेस्ट मत करो ऐसे टॉपिक्स पे जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। मैं इसीलिए इस टॉपिक पे नहीं करा रही क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं आते। टाइम वेस्ट मत करना इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, प्लीज। क्योंकि ना ऐसा ना हो कि एक टॉपिक पे लेके बैठे रहे तो टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। इससे बड़े हम और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं जिसपे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ। अब देखिए भाई आगे का, आगे अब सुनेंगे इसके बाद कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना। वी हैव डन preamble एंड ऑल दी schedules। अब इनके बाद हमारे पॉलिटी के अंदर बहुत सी और चीजें हैं, जिसमें से अब आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब आपको इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम लोग वैसे स्टार्ट करने वाले हैं पार्लियामेंट को, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। अपने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और बहुत सारे अपने आर्टिकल्स हैं। तो देखो अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं, उनके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उसमें टॉपिक है। जैसे पार्ट 1 जिसमें आर्टिकल 1 से 4 आता है, वो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। मतलब यूनियन मतलब इंडिया, इंडिया और इंडिया में आने वाली उसकी टेरिटरी, उससे डील करता है। तो इसको पार्ट 1 बना दिया गया, मतलब पूरा एक चैप्टर बना दिया गया 1 में। ऐसे ही पार्ट 2 5 से 11 तक है, जिसमें टॉपिक क्या आता है, सिटीजनशिप। एक्चुअली इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, मतलब 5 6 7 8 9 10 11 तक। फिर ऐसे ही थर्ड आर्टिकल 12 से 35, टॉपिक क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ऐसे ही फोर्थ 4A, फिर 5। 4 कहाँ से है, 36 से 51।
ये है भाई हमारे टॉपिक्स। पार्ट 1 पार्ट जो है वो यूनियन और उसकी टेरिटरीज से, फिर पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी। डीपीएसपी की फुल फॉर्म जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो लिख ले, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज और लास्ट में यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है भाई। राइट, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। ये जितना भी स्क्रीन पे लिखा है सारी बातें रटी होनी चाहिए। क्वेश्चन सीधा बनता है इसके ऊपर कि कौन से एक्ट जो है कौन से क्या कहते हैं पार्ट में क्या चीज लिखी गई है, ऐसा क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। ठीक है भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एक एक पार्ट को पकड़ के आगे चले, 1 to 4 करें, फिर 12 to 35 एक एक करके समझते जाएं, या हम डायरेक्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्लियामेंट से स्टार्ट करें, फिर हम इन टॉपिक्स पे बाद में आए। पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज द पार्लियामेंट, उसको स्टार्ट करें। आप लोग मुझे बताओ भाई कैसे करना है, ये सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ना है या पार्लियामेंट का स्टार्ट करना है? मैं पहले पार्लियामेंट स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट, ओके फाइन, ये नोट कर लो। वी विल बी स्टार्टिंग विद द पार्लियामेंट, नो इश्यूज एट ऑल। भी हम लोग जो है पार्लियामेंट, अच्छा सबने ही पार्लियामेंट बोला है, ठीक है। चलिए फिर अब मेक अ हेडिंग ऑफ पार्लियामेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा टॉपिक पढ़ने में। सो एवरीवन विल मेक अ हेडिंग ऑफ पार्लियामेंट, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट का, ठीक है। ओके अभी भी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? मैम अब ठीक है। अब ठीक है ना, ओके। बीच में भी एक आध बार नेटवर्क इशू हो गया। चलो भाई, अब सब लोग ना लिखेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा, और टॉपिक क्लियर कर लेना दिमाग में बिल्कुल। बहुत क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं इस पार्लियामेंट के टॉपिक पे। इंडिया में क्या सीन है, इंडिया के अंदर जो अपनी लॉ बनाने की बॉडी है, ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, अभी स्टेट्स पे नहीं आया, अभी सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में लॉ बनाने की जो बॉडी है, मतलब जो कानून बनाती है हमारे लिए, वो बॉडी पार्लियामेंट है, जो कानून बनाती है अपने लिए। इसे ही हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, लेजिस्लेचर। एल फॉर लेजिस्लेचर, एल फॉर लॉ, याद रखना। कौन बनाती है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल नंबर 79। इसमें साफ लिखा है, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, अब समझना, पार्लियामेंट के दो चीजें होती हैं, दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का दूसरा नाम लोअर हाउस, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, और दूसरा नाम है इसका हाउस ऑफ पीपल। एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी लेती है ये एग्जाम, एनडीए का डिफेंस फोर्सेस के लिए। उसमें क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट के बारे में, बहुत सिंपल था। उन्होंने क्या किया, लोकसभा नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया हाउस ऑफ पीपल। तो बच्चे कंफ्यूज कि हाउस ऑफ पीपल होता है या फिर लोकसभा होता है। बात एक ही है, नाम दूसरा है बस। हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा एक ही बात है। ऐसे यहाँ पे आओ, ये लोअर है तो ये क्या हो जाएगा? अपर। और दूसरा नाम क्या है इसका? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये होता है लोकसभा और राज्यसभा का नाम। पार्लियामेंट के ये दोनों हिस्से हैं, ठीक है। और लोकसभा में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं? 543, ठीक है। 543 पीपल इलेक्टेड होते हैं, चूजन बाय पीपल। हम लोग इनको
चूज करते हैं, हम ही लोग, मैं और आप जैसे लोग, हम लोग वोटिंग देते हैं और लोकसभा के लोगों को चूज करते हैं। कितने लोग? 543। ठीक है। पहले के समय में, मतलब पहले मतलब 2020 तक 2 पीपल और हुआ करते थे इसमें, टोटल 545 होते थे, लेकिन अब नहीं है, माइनस कर दिए गए हैं ये 2 लोग। ये होते थे एंग्लो इंडियंस। ठीक है, जो कि अब हटा दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। द प्रोविजन फॉर द एंग्लो इंडियंस ऑफ इंडिया हैज बीन रिमूव्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? सो आंसर इज 104th नंबर का। आज के समय में ये पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती, अब सिर्फ 543 है। ठीक है, 2020 तक थे, अब नहीं है। और ये 543 के सारे लोग हम चूज करते हैं, हम बताते हैं कौन से लोग होंगे। ठीक है, और फिर ऐसे ही राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में टोटल 245 होते हैं। क्या डिवीजन होती है? 233 चूज किए जाते हैं स्टेट से और यूटी से, और बाकी बच गए 12 ये नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब पता है अगला सवाल क्या होगा इसमें इसमें कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कौन से लोग? आप लोगों ने अगर पढ़ा हो ये टॉपिक तो आपने पढ़ा होगा, आर्ट लिटरेचर कुछ लिखा होता है उसमें, लेकिन क्या लिखा होता है एग्जैक्टली, क्या लिखा होता है? ठीक है, तो वो 4 चीजें लिखी होती हैं। आपको इन 4 के अलावा कुछ भी ऑप्शन में दिखता है वो गलत होगा। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार, ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या? बीच बीच में कट रहा है तो मिस हो रहा है मैम। सबके साथ हो रहा है ये चीज? यस मैम। नहीं नहीं मैम, Yes, हमें तो क्लियर है। यस मैम। मैम सबके साथ हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है मैम। यस मैम। आज में भी शायद थोड़ा सा कोई नेटवर्क इशू है। कहाँ तक क्लियर हुआ तुम लोगों को? राज्यसभा फिर से बताएं मैम। राज्यसभा बता देती हूँ, फाइन। राज्यसभा एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियंस तक हो गया, ठीक है, मैं राज्यसभा दोबारा बता देती हूँ। अब आ रही है वॉइस क्लियर? अब तो कर मतलब इजी है, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, तो देखिए भाई इसके अंदर क्या होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में देयर आर 245 टोटल पीपल, and in 245 we are having 233 from the state and union territories, तो state और union territories में से होते हैं, और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट करता कौन है? प्रेसिडेंट। और 12 लोगों को प्रेसिडेंट कौन सी 12 लोगों को करता है? वो पर्सन जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज की फील्ड में एक्सेल कर रही है। ठीक है, जो लोग इन फील्ड में एक्सेल कर रहे होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पर जो है चूज किया जाता है। ठीक है, अब आ रही है वॉइस सबको क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये था भाई राज्यसभा का टॉपिक, आपको नोट करना है जो क्वेश्चन मैम में। one doubt please. यस Sachin was from sports ma'am. He has been elected Yes. MP. How come ma'am? Yes. He was from the art category, na? Art includes sports, art includes entertainment. Rekha was also a part. Rekha जो actress है, Indian actress, she was also a part. आर्ट में, आर्ट की कैटेगरी में आता है। आर्ट इंक्लूड्स थिएटर आर्ट ऑल्सो, आर्ट इंक्लूड स्पोर्ट्स स्किल्स ऑल्सो, इसलिए वहां से चूज किया गया था उन्हें। एवरीवन नोटेड यहाँ तक? यस मैम। Okay. Moving on next. So this is the thing. So if we are having 2 houses, you are saying तो मैं नहीं सुन पाया। if we, जो सुन नहीं पाए वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, दोबारा से क्लियर हो जाएगा।
इफ वी आर हैविंग 2 हाउसेस, 2 हाउसेस हैं अपने यहाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइकैमरलिज्म। बाई मीन्स 2। जिस जगह पे, जिस भी एरिया में 2 हाउसेस होंगे उसको हम बाइकैमरलिज्म कहेंगे। ये चीज याद रखिएगा। सो इंडिया में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो बाइकैमरलिज्म है। कहाँ पे? सेंटर पे। भारत की सरकार बाइकैमरलिज्म पे काम करती है। 2 हाउसेस होने कंपल्सरी है, लोकसभा, राज्यसभा। ये क्लियर हो गया होगा पार्लियामेंट का। यस यस सुरेंद्र, ये कॉन्सेप्ट क्योंकि यूके वाले ही हम पे राज करके गए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट यूके से ही बोरो किया गया है, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये चीज दी है। ये जो वर्ड आप देख रहे हो बाइकैमरलिज्म, ये वर्ड भी उन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये तो था इंडिया का स्ट्रक्चर। अभी हम पूरा राज्यसभा लोकसभा को डिटेल में करेंगे। तो मेक अ हेडिंग ऑफ लोकसभा फर्स्ट। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा को पढ़ते हैं। अब हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे लोकसभा, और लोकसभा कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें। तो देखो भाई, लोकसभा के अंदर क्या होता है। पहली चीज, लोकसभा फर्स्ट टाइम कब बनाई गई? पहली बार लोकसभा को कब बनाया गया? पहली बार 1950 में बनाया गया। इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रही हूं मैं। इंडिपेंडेंस के बाद इसको सबसे पहली बार 1950 में बनाया गया, लेकिन इलेक्शंस जो होते हैं वो 1952 में होते हैं। तो पहली बार बैठती कब है? 1952 में। ठीक है, पहली चीज। ठीक है भाई, लोकसभा के अंदर 545 3 सीट्स में से which legislature in J&K presently? भाई देखो, जो जम्मू कश्मीर पे वहां पे यूनिकैमरलिज्म, वहां बाइकैमरलिज्म नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज के समय में एक ही हाउस है, तो वहां पे यूनिकैमरलिज्म है। वो भी मैं पढ़ाऊंगी अभी स्टेट के ऊपर जब हम आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 543 में से यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी की जाती है सीट्स की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सीट सारे जो है रहेंगे, सीट्स भी रिजर्वेशन की जाती है। यस फैजल, बाइकैमरलिज्म मींस 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। और जब एक हाउस हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे यूनिकैमरलिज्म। 2 हाउसेस का मतलब यहाँ पे होगा कि 2 हाउसेस प्रेजेंट है, दैट मीन्स बाइकैमरलिज्म। और उसके अलावा अगर 2 हाउसेस नहीं है, एक ही हाउस है, तो उसको हम कहेंगे यूनिकैमरलिज्म। ठीक है, हाँ भाई, सीट्स के ऊपर आते हैं। 543 सीट्स में से 131 सीट्स आज के समय की बता रही हूँ, ये सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर SC एंड ST। ठीक है भाई, ये आपको एक चीज याद रखनी है, SC और ST के लिए देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, दैट इज द जितना अमाउंट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आपको याद रखनी है ये चीज कि कुछ अमाउंट ऑफ सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। बाकी सब लोग म्यूट करो यार पहले तो अपने आप को, शोर आ रहा है किसी के पीछे से। उसके अलावा फिर यहीं पर ही लोकसभा के अंदर लोग कैसे चूज किए जाते हैं, समझिएगा इस बात को। 543 सीट्स कहां से आती है, समझना मेरी बात को। अपने भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। सबसे रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑल हैव रिप्रेजेंटेशन, और उसी की वजह से 543 सीट्स बनके तैयार हुई हैं। अब कहां से कितने रिप्रेजेंटेशन है सुनना, यूपीएससी ने पूछा है इस बार इस पे क्वेश्चन। तो देखो भाई, यूपी की मैक्सिमम है पूरे भारत में
80 सीट्स, इस 543 में से 80 यूपी के लिए रिजर्व है। ठीक है, यूपी के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी है, जल्दी बताओ। यूपी तो सबको पता ही है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, बिहार नहीं है, महाराष्ट्र है। 48 सीट्स, ठीक है भाई, 48 है। म्यूट करो सब लोग यार, सब म्यूट करो, किसी के पीछे से कोई शोर नहीं आना चाहिए। टॉपिक जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये टॉपिक, उन्हें समझने दीजिए। हाँ भाई, 48 सीट्स हैं, याद रखना। ये तो पूछेगा नहीं कोई, क्योंकि सबको पता है, जो बच्चा एसआई की तैयारी करने के लिए आया, तरीके से पढ़ना चाहता है, उसको ये पता ही होगा। महाराष्ट्र याद रखिएगा। अब तीसरे नंबर पे टॉप 3 याद कर लो, बहुत है। फर्स्ट हो गई, तमिलनाडु। सेकंड हो गई, थर्ड पे नो, तमिलनाडु नहीं है। वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल है 42 सीट्स, और ऐसे करते करते सीट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, एंड फाइनली फिर यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी, 543। ऐसे करते करते टोटल सीट्स 543 बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की कितनी है भाई, 4। जम्मू कश्मीर की कितनी है, 5 हो गई है वैसे, 5 सीट्स, 5 सीट्स है जम्मू कश्मीर की। अच्छा, आपके पड़ोसी लद्दाख की कितनी है, एक है मैम। 1। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं तुमसे एक क्वेश्चन, कहाँ पे सिर्फ एक ही सीट है। तो देखो भाई, सबसे ऊपर से स्टार्ट करो, लद्दाख में एक है, ठीक है। उसके नीचे आओ, लद्दाख से नीचे आओगे तो चंडीगढ़ आएगा, चंडीगढ़ में एक है। चंडीगढ़ से नीचे आओगे, पंजाब हरियाणा वगैरह सब में ज्यादा है। फिर सीधा आपका एक आ जाएगी भाई सिक्किम में, क्योंकि बहुत छोटी सी स्टेट है इसलिए वहां पे एक है। फिर उसके बाद सीधा आपकी आएगी नॉर्थ ईस्टर्न, मिजोरम, नागालैंड बंगाली। और और बोलो, मेघालय। नहीं नहीं, मेघालय में 2 है, वहां भाई गोवा। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी, ठीक है, और अंडमान निकोबार भी, इन सब में है। गोवा में 2 है यार। तो यहाँ पे ये जो सामने आपके नाम लिखे हैं मैंने, इन सब के अंदर आपको क्या सीट्स मिलेगी, 1 रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ठीक है, बस यही है, इन्हीं में 1 है, बाकी सब जगह 1 से ज्यादा है। तो आपसे बाकी नहीं पूछेगा, आपसे ज्यादा ये पूछ सकता है कि एक कहाँ पे है, या आपसे मैक्सिमम वाली पूछ सकता है, या बिल्कुल लोवेस्ट वाली पूछ सकता है। बीच में ऐसे किसी से उठा के नहीं पूछेंगे, उठा के पूछेंगे भी तो जम्मू कश्मीर या आपके पड़ोसी लद्दाख की पूछ सकते हैं, बस, बाकी नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो वो मत पढ़िए। इन 543 सीट्स के ऊपर पूरे भारतवर्ष में इलेक्शंस होते हैं, और फिर इलेक्शंस होने के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, उसको कितना सीटें चाहिए होती हैं, उसको, एक सेकेंड लिखेंगे, 43। टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा, 545 का 50% प्लस 1 निकालोगे तो 273 हो जाएगा। इतनी नंबर ऑफ सीट्स चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी सरकार बनाना चाहती है, इफ he has secured this number of seats, then he can make his government, और इस पार्टी का जो भी लीडर होगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्लियर, याद रखिएगा इस चीज को। 273 मैं रिपीट कर देती हूँ, जो भी हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 है जैसे आज के सामने, इसका 50% प्लस 1 निकाल लो, कितना बनेगा, अराउंड 272 या 273 बनेगा।
तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरे भारतवर्ष में अगर इतनी सीट ले आती है 273 या 273 से ज्यादा, तो वो अपनी सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हो जाती है और फिर उस सरकार का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और इन केस जैसे यार अपने में होता है ना, अपने स्कूल्स में क्या होता था कि 33% ले आए तो पास हो जाओगे, 33 नहीं लेके आए तो फेल हो, है ना। सेम वैसे यहाँ पर भी होता है, 273 ले आए तो सरकार बना लोगे, उससे कम रही तो सरकार बनानी मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, इस तरीके से इसमें करा जाता है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा, ऐसा किया जाता है। और अगर इन केस 273 नहीं हो पाती, ठीक है, तो मान लो 260 रह जाती है, अब 13 और मिल जाए तो 273 हो जाएंगी। तो ये 13 कैसे लाई जाती है? कोलिशन, Relation. गठबंधन सरकार के थ्रू। ठीक है, इसे कहते हैं। ठीक है भाई, ये काम किया जा सकता है। और किसी भी पार्टी को ऑपोजिशन पार्टी बनना है, ठीक है, जैसे अभी अभी मेन सेंटर पे कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी। अगर बीजेपी जो है सेंटर पे है अभी, उसकी ऑपोजिशन में जाना है, तो उसके लिए ऑपोजिशन को क्या चाहिए? सुनना, 10% सीट्स विनिंग ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की 543 सीट्स का निकाल लो 10%, कितना हो जाएगा? 54। अगर 54 सीट्स जीत जाती है तो वो ऑपोजिशन पार्टी बनाने कहलाने के कैपेबल हो जाएगी। समझ रहे हो? ऑपोजिशन पार्टी बनने का भी क्राइटेरिया होता है, दैट इज द 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। राइट, ये था लोकसभा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे सुनिए। मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, in case of coalition government, if there is agreement between the two parties to form a government, can they have such agreement that PM will be 2.5 years to one, 2.5 to another? Is it possible, as was done in JK earlier for CM candidate? I have not got your question. Can you please type your question? मुझे समझ नहीं Ma'am, आया। actually, in case of hung election, when there is not a particular क्लियर मेजोरिटी majority नहीं। then taken by a single party, then हाँ, we'll go for a coalition government. हाँ, For coalition government, they have to choose one PM. Usually, PM remains from the party which has got the majority of the seats. But हाँ, is it possible for getting the government in place, there will be agreement between the two parties that for half of the period, 2.5 years, that will be PM from one party and 2.5 years PM from अच्छा other. Is it अच्छा अच्छा, possible? ओके ओके, समझ गई मैं आपका क्वेश्चन। हाँ, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। पहली बात तो ये जो आपने पॉइंट बोला, दैट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बाकी को समझा दूं। जावेद का क्वेश्चन है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट से बनाया गया है तो 2.5 साल के लिए एक मेन रूलिंग पार्टी का पीएम और 2.5 साल के लिए जिस कोलिशन गवर्नमेंट से बनाया गया उसका पीएम, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ये पॉसिबल है, मना नहीं कर रही मैं, पॉसिबल है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ठीक है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, एग्रीमेंट but- होता है ना इसके थ्रू पॉसिबल। पॉसिबल है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये चीज है, पॉसिबल भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कई चीज नहीं लिखी। ठीक है, आगे लिखेंगे भाई। इसके बाद ये था लोकसभा के बारे में। लोकसभा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। लोकसभा के अंदर कौन से लोग बैठते हैं? 543 तो चलो हमने चूज करके भेज दिए। अब इन्हीं 543 में से हमारे यहाँ क्या चूज किया जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये 2 पोस्ट होती हैं जो चूज की जाती हैं इस पर्पस के लिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। दोनों को चूज किया जाता है। ये दोनों अमंगस्ट
543 मेंबर से आते हैं, ठीक है, वोटिंग के प्रोसेस के थ्रू, और ये अपना काम देखते हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सी चीजें अभी पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में सारी चीजें। अब आगे मैं थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। फर्स्ट स्पीकर कौन थे इंडिया के? जी.वी. मावलांकर, मलवंकर। फर्स्ट स्पीकर। प्रेजेंटली स्पीकर कौन है? प्रेजेंटली कौन है? ओम ओम बिरला। ओम बिरला, राइट, बिल्कुल प्रेजेंटली। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? लिखेंगे भाई, M.A. अयंगर, ठीक है भाई। डेप्यूटी स्पीकर फर्स्ट कौन थे? M.A. अयंगर। अभी कौन है प्रेजेंटली? कोई नहीं है मैम। वेरी गुड, नन। अभी आज के समय में कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंटली कोई भी पर्सन नहीं है जिसको हम क्या कह सके कि वो आज के समय का डेप्यूटी स्पीकर है। वैकेंट है, पोस्ट खाली पड़ी है, 2019 से ये पोस्ट खाली पड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। ये 2 पर्सन होते हैं जिनका काम होता है बिल्स के ऊपर डिसाइड करना, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। हम इनको पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में। एक पर्सन और है जिसके ऊपर यूपीएससी ने 2 बार से सवाल पूछने स्टार्ट किए, पहले नहीं आता था, अब पूछने स्टार्ट किए। आप उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, उसको हम देख लेते हैं। एक स्पीकर को असिस्ट करने के लिए एक पोस्ट होती है, सेक्रेटरी जनरल, स्पीकर को असिस्ट करने के लिए, स्पीकर के नीचे काम करने के लिए, ठीक है। स्पीकर के नीचे होता है सेक्रेटरी जनरल। ये सेक्रेटरी जनरल जो होता है, ये कौन होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में पॉइंट्स लिखेंगे अभी, ठीक है, कि ये थोड़े बहुत इसके काम क्या क्या होते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो होता है, ये पर्सन स्पीकर के नीचे काम करता है, और ये सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है। अगर आप आईएएस बन जाते हो तो आपकी हाईएस्ट पोस्ट जो है वो यही होती है। आईएएस बनने के बाद ये हाईएस्ट पोस्ट मिल जाती है सेक्रेटरी जनरल की। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है, फर्स्ट एसजी जो थे भारत के, वो M.A. कॉल थे, ठीक है। प्रेजेंटली कौन है, नाम बता देती हूं मैं, उत्पल सिंह। इस पर्सन का काम क्या होता है? मेन तो काम पे ही क्वेश्चंस आते हैं इसके। रोल क्या है? पहली चीज तो असिस्ट स्पीकर, असिस्ट मतलब हेल्प करना, स्पीकर की मदद करना। दूसरा काम, इनका काम होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ही समन्स, समन्स का मतलब क्या होता है? बुलाना। ही कैन कॉल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बुला सकता है, इकट्ठा कर सकता है डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। वैसे ये काम प्रेसिडेंट को होता है, पर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ये काम ये पर्सन कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ही इज एडवाइजर टू स्पीकर, स्पीकर को एडवाइसेस देना। स्पीकर की जगह काम नहीं करता, स्पीकर के नीचे स्पीकर के लिए काम करता है, ठीक है। ही एक्ट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्पीकर, स्पीकर के हिसाब से काम करता है, और ही कैन इवन पास ऑर्डर्स इन द नेम ऑफ स्पीकर, स्पीकर के नाम पे ऑर्डर भी पास करता है। ये एक्चुअली यूपीएससी ने पूछा है, ये 2 पॉइंट। सीडीएस का एग्जाम होता है डिफेंस के लिए, उसमें ये दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन इस बार आया था, अभी 1 महीने पहले ये एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि क्या रोल होता है। सिंपल क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा होगा वो इजीली मार्क कर सकता था।
ठीक है भाई, ये लिखिए यहाँ तक। और ये पर्सन जो होता है, ये 60 इयर्स की इसकी रिटायरमेंट होती है एज, ये तब तक काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू लिखा हुआ है वहां पर ऐसा कि 60 इयर्स का रिटायर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद वो पर्सन आके काम कर सकता है, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बन सकता है। मैम, यस, जो ये लोकसभा मेंबर होते हैं उनकी भी रिटायरमेंट एज होती है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है इस चीजों के बारे में। वो सब पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। बीजेपी ने अपना तय किया है, कांग्रेस ने अपना तय किया है। बीजेपी ने तय कर रखा है 75 या फिर पता नहीं 85 ईयर्स के बाद इलेक्शंस की टिकट नहीं मिलेगी, तो वो पार्टी अपने अपने हिसाब से तय करती है, लिखा नहीं है कुछ भी। हाँ भाई, यहाँ तक पूछो, किसी को कोई डाउट है, कुछ सवाल, किसी को कुछ पूछने हैं? हेलो मैम, जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है, ये रूलिंग पार्टी का होता है या किसी का, कोई भी किसी को भी नहीं चुन नहीं, सके? ये ऑपोजिशन का होता है। स्पीकर विल बी ऑलवेज फ्रॉम रूलिंग पार्टी, डेप्यूटी स्पीकर विल ऑलवेज बी फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, और ऑपोजिशन पार्टी कोई है नहीं, इसलिए वो पोस्ट खाली पड़ी। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीकर होता है, ये स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी का बनेगा। इसका और ये कुछ इलेक्शन डेप्यूटी, है या डायरेक्ट नहीं, किसी को इलेक्शंस भी चुन होते हैं। सकते हैं? नहीं नहीं, इलेक्शंस होते हैं। 543 मेंबर्स के बीच में इलेक्शन कराए जाते हैं, और फिर एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है हम पढ़ेंगे अपकमिंग क्लास में, ठीक है? जी मैम। हाँ, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। सुरेंद्र, ये राज्यसभा में होता है, लोकसभा में नहीं होता। अभी हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो जो आपने पॉइंट लिखा है वो ठीक है, बट वो लोकसभा के लिए नहीं, राज्यसभा के लिए। उमरान अकबर 60 इयर्स तक वो अपनी आईएएस की पोस्ट संभाल रहा है, वहां से रिटायर हो गया तब वो यहाँ पे आया, वहां से रिटायर हो गया तब वो यहाँ पे आके जो है वहां रिटायर होने के बाद यहाँ पे आके अपना काम कर सकता है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखनी है। मतलब ऐसी सी चीजें एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ भी आता है इन पे क्वेश्चन। बाकी इसमें भी और टर्म्स और भी हैं, प्रो टाइम स्पीकर एंड ऑल, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। वी विल बी डिस्कसिंग दोस पॉइंट्स एज वेल, पूरा डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन? आर्टिकल पूछ रहे हैं, आर्टिकल है भाई 93। अगर Yes. स्पीकर की डेथ होती है, हाँ, जैसे मैम अगर स्पीकर है हमारा, इसकी डेथ हो गई, तो उसके वो काम कौन करेगा फिर? डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल होती है स्कूल में, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल देखेगी, प्रिंसिपल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल आएगी, ऐसे ही स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर Ma'am, आके देखेगी। ma'am, if deputy speaker is not available, then इफ डिप्यूटी स्पीकर इज नॉट अवेलेबल, देन वहां से कोई सीनियर मोस्ट जज हो, सीनियर मोस्ट आता है, और वो भी नहीं है तो दोबारा से इलेक्शंस कराए जाते हैं, दोबारा से स्पीकर चूज किया जाता है। इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। मैम, जो ये स्पीकर होता है इसकी ओथ के कौन करता है? ओथ नहीं लेते ये, he doesn't take any kind of oath, they are appointed by the president, they doesn't take any kind of oath। मलिक, आर्टिकल है 93, आर्टिकल है मलिक 93। Yes, Afaq, deputy speaker is from the opposition, okay? राइट, तो ये सब पढ़ना। और फर्स्ट एसडी जो पूछ रहे थे भाई, यहाँ पे लिखा है मैंने, MA कॉल थे फर्स्ट एसडी हमारे इंडिया के। हाँ भाई, ये रेजिग्नेशन एक दूसरे को लिखते हैं। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देगा, डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देगा। लिख लेना ये पॉइंट भी रेजिग्नेशन का, दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन लिखते हैं।
अब इसके आगे की पॉइंट्स और भी हैं, वो भी अभी हम करेंगे, ठीक है, क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो इसके आगे की भी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सिर्फ स्टार्ट किया है इसमें हमने आज। मेन चीजें, स्पीकर के पास क्या अथॉरिटी होती है, कौन से बिल्स होते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सब अभी पढ़ना है। ठीक है? हाँ जी। Is impeachment possible in speaker? हाँ, इम्पीचमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, इम्पीच किया जाता है, कभी किया नहीं गया है पर किया जा सकता है। ये प्रोसेस होता है इसके लिए इम्पीच करने का, वो किया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल। ठीक है भाई, हो गए मैम सबके? मिनिमम एज ऑफ लोकसभा मेंबर्स 25। लोकसभा के 25। मेंबर बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए। देखो मैं बता देती हूँ, मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखो भाई, अगर आपको पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम बता रही हूँ मैं, ये मिनिमम एज, मैक्सिमम तो कितनी भी होती है, ठीक है, 21 साल। अगर आपको लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं 25 साल, राज्यसभा के लड़ रहे हैं 30 साल, प्रेसिडेंट बनना है, गवर्नर बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है 35 साल। ये एज के क्राइटेरिया है, चाहे एक साथ लिख लो इनको, ठीक है, इतनी मैम एज। इसमें कुछ लिमिट है क्या, कोई बंदा कितनी भी बार नॉमिनेट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई रूल नहीं है इतनी बार होगा या उतनी बार होगा। इट कैन बी डन एन नंबर ऑफ टाइम। भारत में कोई प्रोसीजर नहीं, आप प्रेसिडेंट भी कितने बार बनो, गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट आप कितनी बार बन जाओ, आप री इलेक्ट भी हो सकते हो, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स बन सकते हो। जबकि यूएस में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में ऐसी चीज है। ठीक है भाई, मैं quorum है, quorum लोकसभा का quorum। कोरम भी है, बिल्कुल है, लिख दो, लिख लो भाई, अभी रुके तो हुई है सारे, लिख लो। कोरम क्या चीज होती है, लिखो। मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस रिक्वायर्ड। जैसे देखो भाई, तुम लोग अभी 40 हुए, ठीक है, 40 बच्चों, अब 40 में से तुम 10 ही आओ क्लास के अंदर, तो नहीं होगी ना क्लास, फायदा नहीं है 10 बच्चों में क्लास लेने का। जब 40 में से कम 30, 35, 25, 30 आए तो क्लास लेने में मजा भी आएगा, है ना। तो उस हिसाब से ही जितना एक ना मिनिमम नंबर कि भाई इतने में से इतने बंदे तो आने ही चाहिए, तभी हम आगे की बात स्टार्ट करेंगे, वरना फायदा क्या है, 2 लोगों में तो हो नहीं सकता काम। उसे ही हम कोरम कहते हैं। और कोरम वर्ड कहीं भी यूज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि क्लास के लिए नहीं, आप क्लास के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन पार्लियामेंट के केस में जो कोरम है वो हमारी 10% आती है, 10%। 543 मेंबर्स में से 10% निकाल लो, 54 बन जाएगा। 54 मेंबर्स अगर प्रेजेंट है तो ही उस दिन की प्रोसीडिंग्स होंगी। ऐसे ही राज्यसभा के लिए निकाल लो, 245 के 25 हो गया, 25 नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आए हैं तो ही स्टार्ट किया जाएगा। तो कोरम पार्लियामेंट के केस में 10% आती है। हाँ भाई नरेश, कैसा सवाल कर रहे हो यार? सिटीजन इंडिया का सिटीजन होगा तभी तो बनेगा। इंडिया का सिटीजन डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा थोड़ी ना आके इंडिया का प्रेसिडेंट और ये सब बन सकते हैं। इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है, हर एक पोस्ट के लिए इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है, वरना कोई पोस्ट हासिल नहीं होती है। हाँ भाई, कोरम लिख लेना सब लोग, इंपॉर्टेंट है ये, मुझे कराना ही था, एक डाउट में करा दिया, इसको भी लिख लेना भाई। कोरम 10% होती है, 10% कोरम के लिए भी होता है और 10% हमारे ऑपोजिशन पार्टी बनने के लिए भी चाहिए। ठीक है भाई, लिख लेना इसको। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? मैम बीच में जैसे ये अपोजिशन पार्टी या कुछ हल्ला करती है तो स्पीकर उनको सीधा मुअत्तल कर देता है, या हाँ फॉर टाइम उसको, बीइंग हाँ डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये स्पीकर के पास पावर है, ये स्पीकर ऑफ की पावर्स में आता है डिस्क्वालीफाई इसके करना। लिए कोई क्राइटेरिया है क्या मैम, कैसे करेंगे, या जब मन करे कर दिया? नहीं नहीं, जब मन करे तब नहीं होता, इसके लिए प्रोविजंस होते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में ये चीज लिखी हुई है। प्रोसीजर्स के बारे में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसमें ये चीज लिखी है कि कब कब जो स्पीकर है वो ये काम कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर वो कोई हेट्रेड स्पीच, डिफेम करना, ऐसी कोई भी चीज करते हैं तो उस केस में उनको रोका जा सकता है। ठीक है, देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजन जब स्पीकर ये काम करते हैं
और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में लिखा होता है। ठीक है मैम वोमेन की भी रिजर्वेशन होती है इसमें? हाँ, 1/33%। Yes, Naresh. Speaker sends his resignation to Deputy Speaker and Deputy Speaker sends his resignation to Speaker. They both give resignation to each other. एक दूसरे को ही अपना resignation letter लिख के देते हैं। ठीक है भाई? हिलाल, जो आप सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट का पूछ रहे हो, उसके लिए जो इलेक्शन प्रोसीजर नहीं होता, उसके लिए सिलेक्शन नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीनियर मोस्ट आईएएस जज जो आईएएस होता है, वो रिटायर हो गया वहां से, तब प्रेसिडेंट उसको अपने हिसाब से वहां पे चूज करके डाल देते हैं। कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, कमेटी बैठती है, कमेटी अपने हिसाब से चूज करके वहां बना देती है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल होती है सारी चीजें, पॉलिटिकल लेवल पे सारी चीजें खेली जाती हैं। ठीक है, उसी हिसाब से किया जाता है। Ma'am, is it possible NRI can be a member of Rajya Sabha? नहीं, एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन नहीं है भाई इंडिया में, नहीं है। एनआरआई का सिस्टम भारत के अंदर नहीं है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक पढ़िएगा, यहाँ तक क्वेश्चन करिए। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन की लिस्ट भेजी है शेड्यूल्स की, वो भी आप लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है भाई, कल सॉल्व करके रखिएगा उसको, वो हम डिस्कस करेंगे।